हमने टू पाकिस्तान की एपिसोड 1 में डिस्कस किया था द कन्फ्लेशन ऑफ द पाकिस्तानी आइडेंटिटी विथ द इस्लामिक आइडेंटिटी, और थोड़ा बहुत पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन कराची भी डिस्कस किया था। जो डॉक्टर मोहम्मद वसीम की किताब है पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन पाकिस्तान, हम उस पर ये पूरी सीरीज़ कर रहे हैं। और आज की जो एपिसोड है वो उनके चैप्टर 2 को देख रही है, मास्टर नैरेटिव, कि पाकिस्तान का मास्टर नैरेटिव था क्या। आपने यूट्यूब पे कई वीडियोस देखी होंगी, कई क्लिक बेट थंबनेल्स देखे होंगे, ये सेक्युलर्स वर्सेस लिबरल्स, जो एक तबका है जो अपने आप को रिलीजियस कहता है, वो आपको गुस्सा दिलाता रहता है कि ये सेक्युलर लिबरल्स पाकिस्तान तबाह कर रहे हैं, उस पर वो लाइक्स लेता रहता है। दूसरी तरफ एक इंट्रेंच्ड अवाम बन गई है या उसके रिप्रेजेंटेटिव्स बन गए हैं कि भाई हम लिबरल पर्सपेक्टिव देंगे। ये अक्सर लोग कोलैब करके डीसी वर्सेस मार्वल वीडियोस बनाकर, लाइक्स लेकर, सेंसेशनलिज्म क्रिएट कर मेरी नज़र में नॉनसेंस डिबेट्स करते हैं। क्योंकि ये जो डिबेट है, डिबेट एक बहुत कंस्ट्रक्टिव चीज़ है, वो पाकिस्तान में इट्स बिन रिड्यूस टू नेम कॉलिंग। अगर आप इसलिए डिबेट कर रहे हैं कि मैं ऐसी बातें करूंगा कि दूसरी साइड जलील हो जाए, मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो वाह करें और दूसरी साइड के जो फॉलोअर्स हैं वो वाह करें, नथिंग कंस्ट्रक्टिव हैपन्स, इट्स नॉट वेरी हेल्पफुल। तो ये जो एक सिंपलिस्टिक नोशन है सेक्युलर्स वर्सेस कंजर्वेटिव्स, इसको ज़रा साइड पे रख के, अगर जो टू पाकिस्तान सीरीज़ का मकसद है कि जो दरख्त लगे हुए हैं उनको जब पौधे वो लगाए गए थे उनमें क्या मसले मसाइल थे, या रूट्स में क्या ऐसी चीज़ें थीं जिसकी वजह से चीज़ें आज ऐसी हैं जैसी वो हैं। अभी पिछले हफ्ते एक रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का इवेंट था जिसमें मुझे बुलाया गया था, उसमें भी ये चीज़ें वाज़ेह नज़र आ रही थी। अब वो एक ऐसी जगह थी जहाँ एवरीबडी मोर और लेस वाज ऑन द सेम पेज, वाज देयर फॉर द सेम कॉज एंड मोर और लेस वांटेड द सेम थिंग। लेकिन उसमें भी जो हमारे लिबरल तबका है या लिबरल वॉइसेस हैं, वो जिन्ना साहब की 11 अगस्त की स्पीच को लेकर एक सेक्युलर लिबरल वर्ल्ड व्यू मोहम्मद अली जिन्ना कायद-ए-आज़म और पाकिस्तान का बनाकर पेश कर रहे थे। देखें, इसमें ना एक बुनियादी ताज़ाद है। अगर आपकी आइडेंटिटी में एक्सक्लूजन बिल्ट इन है, तो उसके बाद आप कुछ स्पीचेस का हवाला देकर या कुछ बातों का हवाला देकर या वर्स्ट ऑफ ऑल लाइफस्टाइल का हवाला देकर उस ग्रूम नॉर्म जो बन गया है आइडेंटिटी का, जो बेसिक बेडरॉक है आइडेंटिटी का, उसको आप अलग नहीं कर सकते या हटा नहीं सकते। अगर मैं ये सिंपलिस्टिक करके आपको ये बात समझाने की कोशिश करूं, तो उम्मीद है मेरे जितने सुनने वाले हैं कम से कम बॉर्डर की दोनों साइडों पर, उनको ये इशू कम से कम नहीं होना चाहिए। अल्लाह करे ऐसा हो कि मेरी ऑडियंस ऐसी हो कि उनको ये इशू ना हो कि एक हिंदू और एक मुसलमान बच्चा जो है वो क्लासरूम में साथ पढ़ रहा हो। ये चीज़ पाकिस्तान में भी अच्छी कंसिडर की जाए, ये चीज़ इंडिया में भी अच्छी कंसिडर की जाए, इसमें किसी को मसला नहीं होना चाहिए। अब आप बच्चे की नज़र से सोचें, अगर पाकिस्तान में एक बच्चा पढ़ रहा है, मैं हूँ, शहजाद है, एक 6, 7, 8, 9 साल का बच्चा, साथ मेरी क्लासमेट मेरा दोस्त है, एक हिंदू है भविष्य, हम दोनों पढ़ रहे हैं। अब तारीख़ में मुझे बताया जा रहा है कि जी पाकिस्तान बनना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि हिंदू जो हैं वो तो मुसलमानों को अपना मज़हब प्रैक्टिस करने ही नहीं देते, वो तो शुरू से ही मुसलमानों के दुश्मन थे, वो तो एक मौका ढूंढ रहे थे कि वो मुसलमानों से बदला लें, ये तो बनिए हैं, इनको तो कभी ट्रस्ट ही नहीं किया जा सकता। और अगर तो पाकिस्तान नहीं बनता तो ब्रिटिशर्स के जाने के बाद हिंदुओं ने तो सिर्फ जुल्म करने थे, इस्लाम प्रैक्टिस ही नहीं हो सकता था। तो इसलिए ये मुल्क बन गया ताकि हम इस्लाम प्रैक्टिस कर सकें। आप अल्लाह का शुक्र करें। अब ये शहजाद 6, 7, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, जो भी उम्र है शहजाद की, वो पढ़ता है, उसके जहन में ये चीज़ जाती है कि सबसे दुनिया में मेरे लिए ज़रूरी चीज़ मेरा मज़हब है। और हिंदू कौन है? हिंदू वो है जो मेरे मज़हब के ख़िलाफ़ है, मेरे ख़िलाफ़ है और मुझे मेरा मज़हब प्रैक्टिस नहीं करने देगा, और भविष्य एक हिंदू है। तो आप एक बच्चे में कॉग्निटिव डिसोनेंस बना रहे हैं ना कि भाई तुमने हिंदुओं से नफ़रत करनी है और पाकिस्तान बनना ज़रूरी था क्योंकि ये डीमंस हैं, लेकिन भविष्य भी इसी मज़हब का है, वो भी हिंदू है, वो भी उसी तरह का हिंदू है जिस तरह का हिंदू हम किताबों में लिख रहे हैं, लेकिन ये तुम्हारा दोस्त है, तुम इससे बदतमीज़ी ना करो, या तुम इसके साथ बैठकर अब खाना पीना खाओ, या तुम इसको अपना इक्वल समझो या अपने बराबर समझो, या तुम इससे नफ़रत ना करो। ये दोनों आइडियाज़ एक बच्चे के जहन में साथ रह सकते हैं। तो आप एक कॉग्निटिव डिसोनेंस तो पैदा कर रहे हैं ना। इट्स ओनली नेचुरल फॉर अ चाइल्ड। और मैंने ये जोजो रैबिट का बहुत ज़्यादा हवाला दिया है। जब नाज़ी जर्मनी में बच्चों को ये बार बार बताया जाएगा कि जूस डीमंस हैं, डीमंस,
तो जब सामने उसके कोई जू आएगा वो उसको डीमन ही समझेगा ना। तो ये जो डीमनाइज किया गया है उसकी वजह से हमें इंसिडेंट्स नज़र आते हैं जहां अनफॉर्चुनेटली स्कूलों में अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई हिंदू बच्चा आपके साथ पढ़ रहा है या कोई माइनॉरिटी रिलीजियस माइनॉरिटी का बच्चा आपके साथ पढ़ रहा है, तो कभी कभी जो मेजॉरिटी रिलीजन के स्टूडेंट्स हैं, इवन शिया सुन्नी में भी ये चीज़ हमें नज़र आती है, वो इस तरह की बात कर देते हैं। दैट्स हर्टफुल। नाउ फॉर मोस्ट ऑफ पाकिस्तान वी वुड नॉट वांट दिस टू हैपन, लेकिन आप इस एक्ट को तो कंडेम करते हैं कि यार कोई अगर बुरा भला कह दे या कोई अगर एक हिंदू स्टूडेंट को कोई मुस्लिम स्टूडेंट गाली दे दे, लेकिन आप ये तो देखें ना कि अगर वो 10 कर रहा है तो आप उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिखा रहे हैं ना, तो 9 के बाद 10 ही आएगा। इट सॉर्ट ऑफ बिकम्स इनएविटेबल। और फिर यही चीज़ हमें मैक्रो लेवल पे माशरे में नज़र आती है कि स्वीडन में अगर कोई इंसान बदतमीज़ी कर दे या इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बात कर दे या कोई इवेंट कर दे, आप पाकिस्तान में जाके क्रिश्चियन बस्तियों को जला देते हैं। कोई ताल्लुक़ है इन दोनों चीज़ों का? पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है वो अक्सर काफ़ी गरीब है, हद तक हमारी अखबारों में एड्स आते हैं कि जो स्वीपर हैं या जो गटर साफ़ करेंगे दे मस्ट बी क्रिश्चियन। तो एक कम्युनिटी है जिसको आपने इतना लोएस्ट ऑफ द लो रखा हुआ है कि हमारे जो गटर के नाले हैं उनको साफ़ करने के लिए ये कम्युनिटी है। और फिर स्वीडन में जहाँ इन लोगों को वीज़ा भी ना लगे क्योंकि ये गरीब है, इनके पास पैसे नहीं हैं, आप लोग इन्हीं वीज़ा की लाइनों में लग रहे होते हैं, वहाँ कुछ हो जाए तो आप जाके इनकी बस्तियाँ जला देते हैं। कोई लॉजिक है इस बात में? तो ये लफ्ज़ जो हैं ये इंटरनेट पे थोड़े एक दूसरे से जंग करने के लिए कैच ऑल वर्ड्स बन गए हैं कि तुम सेक्युलर हो, तुम लिबरल हो, तुम इस्लामिस्ट हो, तुम मजहबी हो। इन लफ्ज़ों, इन लेबल्स को आप साइड पर रखते हैं। हम बेसिक्स पे एग्री कर लेना कि जो कन्फ्लेशन हमारी सोसाइटी में हो रही है कि पाकिस्तान में हिंदू और इंडियन का मतलब सेम है, ये कन्फ्लेशन गलत है। या इंडिया में अगर हो रही है कि पाकिस्तान और मुस्लिम का मतलब सेम है, अगर वहाँ पे कोई मुसलमान सेलिब्रिटी कोई बात करे गो बैक टू पाकिस्तान, बैक टू पाकिस्तान क्या मतलब? वो ज़िंदगी भर वहाँ पैदा हुआ है, वो एक इंडियन है। और अगर इस लफ्ज़ को भी हम देखें या इस लफ्ज़ की ओनरशिप हम देखें, इंटरेस्टिंगली जब हम ग़ज़वा हिंद की बात करते हैं या ज़ैद हामिद जैसे लोग एक वाइल्ड फैंटेसीज़ देते हैं, तो वो जो हिंद का रीजन है जिस टाइम में ग़ज़वा हिंद की बातें हो रही थी वो पाकिस्तान है, वो आज का इंडिया नहीं है। तो ये जो लफ्ज़ है इंडियन, हिंदू, ये ड्राइव होता है सिंध से, सिंधु से, इंडस रिवर से, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है आज। तो ये बातें एब्स्ट्रैक्ट नहीं हैं। हमारी जो शनाख्त है, हमारी जो तारीख़ है, जब आप उससे एक स्किज़म क्रिएट करते हैं, आप उससे एक रप्चर क्रिएट करते हैं कि ये तोड़ कर अब हम बिल्कुल एक नई चीज़ बना रहे हैं। देखिए, जब आप अमेरिकन हिस्ट्री की बात करते हैं, उनका सेंस बनता है कि वो वापस बात करें, भाई यूरोपियन रेनेसांस ये था, ब्रिटिश हिस्ट्री ये थी, फिर अमेरिकन हिस्ट्री ये थी। क्योंकि जो आजकल की अमेरिकन कौम है या जो लोग अपने आप को अमेरिकन कहते हैं, वो लोग हैं जो ब्रिटिश कॉलोनाइज़र्स, यूरोपियन कॉलोनाइज़र्स, आयरिश लोग उधर आए थे और उन्होंने जो नेटिव पॉपुलेशन है उसकी जेनोसाइड करके एक मुल्क बनाया है। तो वो सेंस बनता है कि ये मुल्क पैदा हुआ है क्योंकि जो लोग वहाँ पर रह रहे थे उनको तो आपने कत्ल कर दिया, उनकी तो हिस्ट्री आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे। लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है ना। पाकिस्तान में तो एक जीती जागती तारीख़ थी, एक ख़ित्ता था, उसकी एक शनाख्त थी। तो ज़रूरी नहीं था आप उसको ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ नोवेयर बनाएं, बिग बैंग थ्योरी की तरह कि आउट ऑफ नोवेयर द पाकिस्तानी आइडेंटिटी केम टू बी। तो डॉक्टर मोहम्मद वसीम लिखते हैं कि पाकिस्तान का जो मास्टर नैरेटिव है उसमें एंटी इंडिया सिंड्रोम है। अब यहाँ पर एक ताज़ाद पैदा होता है, जिस तरह सोहेल वड़ाइच भी कहते हैं, क्या ये खुला ताज़ाद नहीं है कि एक तरफ तो कहते हैं कि जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया उनकी तारीख़, उनके एंसेस्टर्स, उनके आबाओ अजदाद, उनके माँ बाप सब इंडियंस थे, लेकिन अब ये लोग जो मुल्क बना रहे हैं उस आइडेंटिटी का, उस मुल्क का अब इंडिया से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा या वो कम्प्लीटली न्यू होगा फ्रॉम इंडिया। इट्स एन अपैरेंट कॉन्ट्रडिक्शन। फिर जैसे जैसे इस मुल्क की तारीख बढ़ती गई, कभी उसमें वहाबिज़म आ गया, कभी उसमें जिहादिज़म आ गया, कभी हमने सऊदी अरेबिया से पेट्रो डॉलर्स लेकर एक तरह का मज़हब आम कर दिया। फिर साथ साथ जब अमेरिकन वॉर हुई तो हमने अमेरिकन डॉलर्स लेके और जिहादिज़म आम कर दिया। बड़ी मुश्किलों से हमने टीटीपी से लड़ा, लेकिन फिर पॉलिसी रिवर्स हो गई, प्रो टीटीपी गवर्नमेंट आ गई, हाइब्रिड रजीम आ गई, फिर अब टीटीपी की न्यूसेंस के साथ हम लड़ रहे हैं। तो ये एक नेशनल लेवल पर एब्स्ट्रैक्ट बात ज़रूर है कि जी आइडेंटिटी क्राइसिस, पर अगर हम तारीख़ में देखें, टू अचीव सर्टन गोल्स
certain leaders, often dictators, which is why I'm rather cruel on them, have promoted certain ideas in your society which were not organic to who you are. अगर आज कोई यहाँ पर कहता है कि ये जो पाकिस्तान का ख़ित्ता है ये तो हैं ही जिहादी, ये तो हमेशा से जिहादी थे, तो इतना कोई हमारा जिहाद का हिस्ट्री तो नहीं है। अमेरिका की जंगें लड़ने के लिए अमेरिका में छपी हुई जिहाद की किताबें पाकिस्तान में आम की गई, सेमिनरीज बनाई गई, लोगों को पुश करके जिहाद की तरफ भेजा गया। तो अब आप अगर देखते हैं कि इस तरह की बातें आम हो रही हैं, या अब कुछ रिलीजियस यूट्यूबर्स भी इस जहनीत को, इस मेंटालिटी को, जिससे बड़ी मुश्किलों से पाकिस्तान दूर हटा है। आई रिमेंबर बैक व्हेन आई वाज एट लम्स में अब जो लोग पढ़ रहे हैं वो पाकिस्तान के कोई एलीट स्कूल से, ए लेवल से पढ़कर आए हैं, तो एक बड़ा वेस्टर्न उनका लाइफस्टाइल है। पर वॉर ऑन अफ़गानिस्तान हो गई है तो कुछ लोग अब सोच रहे हैं कि हम अफ़गानिस्तान चले जाएं। वन वुड इमेजिन कि आपके जो एलीट तबका, एलीट स्कूल्स, एलीट यूनिवर्सिटी से लोग हैं वो लोग नहीं जाएंगे जिहाद पे। लेकिन अगर आपने खुदा के लिए मूवी देखी है, वो कई लोगों की स्टोरी थी। तो ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया था, ये जो एक आइडेंटिटी क्राइसिस बन गया था, ये पैदा किया गया डिलिबरेटली, और उन लोगों ने किया, जनरल परवेज़ मुशर्रफ जैसे लोगों ने, जो एनलाइटन मॉडरेशन की बात करते थे, जो अपने आप को लिबरल पॉजिट करते थे, उन्होंने अमेरिका से एड लेने के लिए, डॉलर्स लेने के लिए इस तरह की चीज़ें आम की सोसाइटी में। इंटरेस्टिंगली आजकल के भी जो मज़हबी यूट्यूबर्स हैं जो उसी वेव पे चल रहे हैं या जो उसी सेंटिमेंट पे आज खेल रहे हैं, जिस तरह ओरिया मकबूल जान कोई 10-20 साल से इस तरह की बातें कर रहे हैं, माशाल्लाह से गरीब के बच्चे को वो भेजते रहते हैं मदरसों में, गरीब के बच्चे को वो जिहाद पर उकसाते रहते हैं, और ख़ुद के बच्चों को वो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं, अमेरिका को डॉलर्स देते हैं कि यार मेरे बच्चों को पढ़ाओ तुम लोग, और यूट्यूब के प्ले बटन शो ऑफ कर रहे होते हैं। लेकिन गरीब का बच्चा जाकर जिहाद करे, जाकर लड़े, जाकर मरे। साथ वाले मुल्क में शरिया लगा हुआ है अफ़गानिस्तान में, कोई पाकिस्तान में शरिया चाहने वाला इंसान, किसी को इतनी शरिया से मोहब्बत नहीं थी कि वो अफ़गानिस्तान जाकर रहे। किसी एक रिलीजियस यूट्यूबर जो कहता है कि उसको शरिया से इश्क है और वो तो चाहता है पूरे पाकिस्तान में शरिया नाफिज हो, एक की कहानी बता दें जो उठकर अफ़गानिस्तान गया। तो ये तो इन लोगों का हाल है। ये बस एक मंजन बेच रहे हैं अपनी दुकान चलाने के लिए। जितना जल्द आपको समझ में आ जाएगा आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। अपनी ज़िंदगी खुदा का वास्ता है ना बर्बाद करें, क्योंकि ये जो चीज़ अपने बच्चों, जो रिलीजियस यूट्यूबर कह रहे हैं ना कि आप ये करें, आपसे उसको पहला सवाल पूछना चाहिए, आपका बच्चा कर रहा है? अगर तो मैं जाऊं जिहाद पे, अगर तो मैं जाऊं रोडों पे लोगों को जलाना शुरू कर दूं, अगर तो मैं जाऊं बॉम्ब फाड़ना शुरू कर दूं, आपका बेटा मेरे साथ है? अगर आपका बेटा अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और मुझे आप ये कह रहे हैं कि करो, तो बेटा पहले आप उसको कहें। वापस आ जाते हैं किताब के ऊपर। डॉक्टर मोहम्मद वसीम, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन पाकिस्तान, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का जो मास्टर नैरेटिव है वो बनाने के लिए हमें एक हिंदू डीमन बनाना पड़ा था, कि जो एक हिंदू है उसको डीमनाइज करने की ज़रूरत थी, ताकि पाकिस्तान का जो मास्टर नैरेटिव है या पाकिस्तान का जो रीज़न टू एग्जिस्ट है, दैट शुड मेक सेंस देन। तो अब आप इमेजिन करें एक सब कॉन्टिनेंट है जिसमें मुसलमान हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो अपने आप को एक सिंगुलर आइडेंटिटी के अराउंड कोलेट करते हैं या सब एक तरह का एक दूसरे को समझते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बंगाल में रहने वाला मुसलमान और बलूचिस्तान में रहने वाला मुसलमान अपने आप को प्राइमरी आइडेंटिटी उसकी मुस्लिम हो सकता है वो बलोच आइडेंटिटी उसकी प्राइमरी आइडेंटिटी हो, मुसलमान होना उसका मज़हब हो या इस्लाम उसका मज़हब हो। सेम विद द बंगाली, जिसको काफ़ी प्राइड हो कि यार मैं एक बंगाली हूँ, ये मेरी तारीख़ है, ये मेरी हिस्ट्री है, एंड दिस इज़ हु आई एम, दिस इज़ द लैंग्वेज दैट आई स्पीक एंड दिस इज़ माई रिलीजन। तो इन सब डिस्पैरेट आइडेंटिटीज़ को, इन सब बिखरे हुए लोगों को अगर आपने यूनाइट करना था तो आपको एक एनिमी बनाना था। वो एनिमी मुस्लिम लीग ने बनाया हिंदूज़ को। इसमें अब फिर थोड़ा ताज़ाद है कि जिन्ना अगर कहते हैं कि गांधी जो हैं वो डिक्टेटर थे, या अगर वो कहते हैं कांग्रेस जो है वो हिंदू राज थी या हिंदू रेनेसांस की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, तो पहले तो कायदे आज़म ख़ुद कांग्रेस का हिस्सा थे। लेकिन अगर उनकी तनकीद कांग्रेस की ये है कि जी कांग्रेस जो है वो एक मज़हब के लिए बनाई गई है, एक मज़हब का राज चाहती है, प्लूरलिस्टिक नहीं है, तो फिर अगर उसके मुकाबले में इनको एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी थी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, तो इनको चाहिए था उसको प्लूरलिस्टिक बनाएं। Everything that he was criticizing the Congress for, the Muslim League should have been the opposite of that, right? Because if he's saying कि कांग्रेस लैक करती है प्लूरलिज्म, कांग्रेस एक
फेथ बेस्ड आइडेंटिटी, एक रिलीजियस आइडेंटिटी के अराउंड और उनके राज के अराउंड एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर मुस्लिम लीग क्या है, राइट? आपने उसके बरक्स नहीं बनाई, आपने बोला आपकी भी है हम भी बना लेते हैं। वो कितनी जायज़ बात है कि कांग्रेस है या नहीं, दैट्स debatable, but regardless, if that's the perception that Quaid-e-Azam Mohammad Ali Jinnah truly holds, then one would say that the same criticism that he was labeling the Congress with also applies to the Muslim League, right? इसलिए मैंने जो पाकिस्तान लॉस्ट की सीरीज़ की है उसमें मेरी पहली एपिसोड में हम ये डिस्कस करते हैं कि माइनॉरिटी राइट्स का जो क्वेश्चन है ना, वो अगर फोर फ्रंट पर होता एज अपोज टू एक रिलीजियस जंग का उसको रूप देना, पार्टीशन मे नॉट हैव बीन एज वायलेंट एज इट एंडेड अप बीइंग। मैं ये नहीं कह रहा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर्सनली एंटी हिंदू थे। जोगिंदर नाथ मंडल जो हैं वो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर थे, वो कायद-ए-आज़म ने ही उनको बनाया, राइट? सो इट्स नॉट लाइक कि वो इन हिज पर्सनल लाइफ, इन हिज थॉट्स, इन हिज आइडियाज़ वाज अगेंस्ट हिंदूज़। लेकिन देखें, जब आप एक आर्टिकुलेशन करते हैं वो मिलियंस किस तरह समझेंगे, दैट मे नॉट बी द सेम एज यू अंडरस्टैंड इट, राइट? और यही हुआ कि कायद-ए-आज़म के मरने के बाद इवन पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी थी, चले मासेस तो हम छोड़ देना कि मासेस के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, उनके पास समझ नहीं है, दे मे हैव मिसअंडरस्टूड द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें ही इतने एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स थे कि पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर, उसको पाकिस्तान छोड़कर वापस इंडिया जाना पड़ा। तो जो लोग मुझे बहुत रेगुलरली सुन रहे हैं उनको पता होगा कि मेरी नज़र में तो जो डीमन है वो ब्रिटिश राज है। अक्सर लोग तो तनकीद करते हैं कि मैं जो क्रिटिसिज्म नहीं भी बनता वो भी कलोनियलिज्म पे डाल देता हूँ, लेकिन सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, सिस्टम ऑफ स्लेवरी तो वही था ना, असल तो डीमन वही थे, और जो ये असल डिफरेंसेस क्रिएट किए हैं वो उन्होंने ही किए हैं। लेकिन जब आप उनकी जगह या कॉलोनाइज़र्स की जगह हिंदुओं को या हिंदू फेथ को डीमनाइज करते हैं या डीमन बना देते हैं, तो फिर ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये डीमन है, लेकिन अब इसी डीमन के कुछ लोग तुम्हारे मुल्क में रहते हैं और ये मुल्क में रहेंगे एंड दे आर फ्री टू गो टू देयर टेम्पल्स। ये कॉग्निटिव डिसोनेंस मेक सेंस, राइट? तो अगर आप डिमांड फॉर मुस्लिम होमलैंड एक सेपरेटिज्म की बेसिस पर, एक हिंदू डिमनाइजेशन की बेसिस पर आर्टिकुलेट करते हैं, तो अगर लाहौर में कोई पार्टीशन के बाद ये सोचता है कि अब तो पाकिस्तान बन गया, अब मॉल टाउन में हिंदू क्यों रह रहे हैं, या तो ये चले जाएं या इनको मार दिया जाए, लॉजिकली दैट मेक्स सेंस इवन इफ इट्स रिपग्नेंट टू अस। मैं सिर्फ कह रहा हूँ वो सोच इनेविटेबल है। तो ये जो एक इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट है ये है, या तो आप कह दें कि भाई जो वाइट पोर्शन है पाकिस्तान का वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, हिंदुओं को यहाँ पे रहना ही नहीं चाहिए, वो पाकिस्तानी नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान की डिमांड इसलिए ज़रूरी थी कि हिंदू बुरे हैं, तो हिंदू पाकिस्तान में फिर कैसे रह सकते हैं? इंटरेस्टिंगली अगर आप सिंध में जाएंगे और बात करेंगे तो यहाँ पर हिंदू कम्युनिटीज़ हैं जो कहते हैं कि जो ज़मीन है, ये जो धरती है, ये हमारी माँ है और हम तो यहाँ करोड़ों साल से रह रहे हैं, हम तो यहाँ पैदा हुए, आबाओ अजदाद सब इधर आए हैं, हम आपसे भी पहले यहाँ पर थे, आप लोग तो चलें यूपी से आए हैं, हम तो हमेशा से इधर थे ना, तो वेयर द ओरिजिनल इनहैबिटर्स, हम क्यों ये मुल्क छोड़ कर जाएँ, या हम क्यों ये धरती जो हमारी माँ है उसको छोड़ कर जाएँ? एंड ऑनेस्टली मेक्स कंप्लीट सेंस। अब इसमें मज़ाहिया बात थोड़ी ये है कि कायद-ए-आज़म ने कहा तो था यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, पर उन्होंने ये नहीं कहा यू आर फ्री टू देन कम बैक ऑल्सो। अगर हम एक प्लूरलिस्टिक मुल्क बनाना चाह रहे थे तो क्यों इस्लामाबाद में मंदिर नहीं बन सकता? बन सकता है ना। अगर तो हिंदू रहते हैं तो उनके पास फ्रीडम ऑफ वर्शिप है कि वो अपनी वर्शिप कर सकते हैं, वो अपने रिलीजियस फ्रीडम्स एंजॉय कर सकते हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूशन उनको ये हक देता है। तो हक देता है तो फिर क्यों नहीं हो सकता? यहाँ अभी माइनॉरिटीज़ मार्च हुई थी तो बड़ा इस पर एक सेमेंटिक सी डिबेट चल रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि जी नॉन मुस्लिम कहें, माइनॉरिटी ना कहें। कुछ लोग कह रहे थे नहीं, नॉन मुस्लिम तो निगेशन ऑफ आइडेंटिटी है ना, कि द मुस्लिम इज़ द प्राइमरी आइडेंटिटी एंड वी आर नॉट दैट। अब ये सेमेंटिक डिबेट इसलिए है क्योंकि होना तो ये चाहिए कि आपकी जो प्राइमरी आइडेंटिटी है उससे आप जाने जाएं, लेकिन अगर आपको कहा जाए हिंदू मार्च एट फ्रे हॉल ऑन 27 मार्च या जिस दिन भी था, वो बोलते हुए इतना डर लग रहा है तो वो हो कैसे सकती है? नहीं हो सकती ना। लेट अलोन वो एक फ्रीडम मार्च या वो एक राइट्स प्रोटेस्ट मार्च नहीं हो सकती, लेट अलोन एक दिवाली सड़क पे हो या एक होली सड़क पे हो। अगेन ये डिबेट्स रिड्यूस हो जाती हैं, ये सेक्युलर आइडिया भाई, ये पाकिस्तान का आइडिया है, ठीक है? पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है कि
यहाँ हिंदू रह सकते हैं, तो रह सकते हैं, तो फिर उनके पास रिलीजियस फ्रीडम है। तो फिर अगर वो रिलीजियस फ्रीडम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको इतनी मरोड़ क्यों पड़ जाती है कि ये पाकिस्तान के अगेंस्ट है? क्योंकि पाकिस्तान जो लिखा गया है, पाकिस्तान जो कंसीव किया गया है, पाकिस्तान का जो कानून है उसके तो बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं है। किस चीज़ के ख़िलाफ़ है? आपके जहन में जो पाकिस्तान का आइडिया बन गया है, अगेन विच इज़ व्हाट आई एम गोइंग बैक टू, इट्स द ओरिजिनल कंसेप्शन, इज़ दैट एक्सक्लूजन बिल्ट इनटू इट। मतलब यहाँ पर तो ये हाल है कि अगर मजलिस हो तो सेलफोन्स बंद कर रखने पड़ते हैं कि वो सेफ़ नहीं होगा। तो कैन यू इमेजिन कि कोई हिंदू फेस्टिवल हो जो सदर की सड़कों पे चल के जा रहा हो? नहीं हो सकता, राइट? देखें, अगर हम हिस्ट्री, टेरिटरी, कल्चर, रीत रिवाज, रस्में सबको साइड पे रखकर एक शनाख्त बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर आइडेंटिटी क्राइसिस तो पैदा होगा, फिर इस तरह की डिबेट्स तो होंगी। तो जो अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं या पाकिस्तानियत के रखवाले समझते हैं, उनको इस खित्ते की तारीख़ के ख़िलाफ़, इसके कानून के ख़िलाफ़, इस मुल्क के ख़िलाफ़ जो चीज़ है कि नॉन मुस्लिम्स के पास राइट है, अपनी फ्रीडम है अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस का, वो उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लगेगा या पाकिस्तानी का जो ख़्याल उनके जहन में उसके ख़िलाफ़ लगेगा। इसमें कभी कभी मेरी बातें भी मिसअंडरस्टैंड हो जाती हैं। लोग कहते हैं कि भाई आप पाकिस्तानी आइडेंटिटी के ख़िलाफ़ हैं। नहीं, मैं किसी भी आइडेंटिटी के निफाज के ख़िलाफ़ हूँ। इट इज़ द इन्फोर्समेंट दैट आई हैव एन इशू विथ, नॉट द थिंग इटसेल्फ। मेरी दुनिया में सबसे पसंदीदा चीज़ है बिरयानी। आप कानून ले आएँ कि आप लंच और डिनर में से बिरयानी खाएंगे, मैं कल बिरयानी के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करूँगा। उर्दू ज़बान बड़ी खूबसूरत ज़बान है, मेरी सारी वीडियोज़ जो हैं वो उर्दू में होती हैं, मुझे उर्दू शायरी बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन अगर उसको नाफिज किया जाएगा, उसको नाफिज करने के ख़िलाफ़ हूँ मैं, उर्दू ज़बान के ख़िलाफ़ मैं नहीं हूँ। और यही हमारे ख़ित्ते की तारीख़ रही है, आपको नहीं पढ़ाई जाती। मैंने बड़ा प्रीडोमिनेटली उसको बांग्लादेश में रखकर आपको बताया है कि किस तरह बांग्लादेश की जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट की रूट्स हैं वो लैंग्वेज मूवमेंट में हैं, कि वो शुरू से कह रहे थे हमारी लैंग्वेज को रिकग्नाइज़ कर लो। आपने नहीं रिकग्नाइज़ किया, आपने ढाका यूनिवर्सिटी में जाकर गोलियां चला दी वो फरवरी में। अब भी इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे इसलिए सेलिब्रेट होता है क्योंकि पाकिस्तान की रियासत ने कुछ स्टूडेंट्स पर जो अपने हक मांग रहे थे, जो अपनी लैंग्वेज की रिकग्निशन मांग रहे थे, उन पर गोली चला दी थी। तो लोग कहते हैं भाई अच्छा ये बंगालियों का मसला होगा, इधर तो वेस्ट पाकिस्तान में जी बिल्कुल मसला था। यहाँ पर भी लोग अपनी लैंग्वेज की रिकग्निशन की बात कर रहे थे। इट्स जस्ट दैट वो आप उसको तारीख़ का हिस्सा नहीं बनाते। क्यों एक ऐसी ज़बान जो 3% पार्टीशन के टाइम और 1971 के बाद 7.8% की मदर टंग थी, उसको क्यों आपने एक ऐसा स्टेटस दिया जो बाकी लैंग्वेजेस से ऊपर था? इस पर हम बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं, तो हम डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, बट इट्स दैट सेम आइडिया, राइट? कि ये जो एक खित्ता है जहाँ पाकिस्तान बना है, इसकी अपनी कोई तारीख़ नहीं है, इसकी अपनी कोई कल्चर नहीं है, इसके अपनी कोई रीत व रिवाज नहीं है। मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, पंजाबी में कंटेंट बनाती हैं। उनको अभी किसी ने कमेंट किया हुआ था उनकी पोस्ट पर, उनकी वीडियो पर, कि भाई ये अनकल्चर्ड है, ये जो पंजाबी में आप इस तरह बात कर रही हैं, उर्दू में अगर इसको बात करें तो ये तमीज़दार हो जाती है। तो ये जो एक एलिवेशन है, ये जो एक हायरार्की है कि एक ज़बान दूसरी ज़बान से बेहतर है, हेंस वो ज़बान बोलने वाले दूसरी ज़बान बोलने वालों से बेहतर हैं। तो कल्चर की जो मिरास है वो एक सर्टेन कम्युनिटी के पास है, देयर बेटर देन यू ना। तो हम लोगों को उस हायरार्की में डालना शुरू कर देते हैं। इस सब के मैं ख़िलाफ़ हूँ। और बाय इन्फोर्सिंग a singular language, a singular identity, you inherently create these legal hierarchies, which then people internalize and live in a society thinking that to be true, कि हम इन लोगों से बेहतर हैं। तो जब आप पाकिस्तान की तारीख़ बताते हैं, आप क्यों नहीं पाकिस्तान की तारीख़ बताते? आप क्यों बताते हैं कि एक यूपी में माइनॉरिटी प्रोविंसेस थे, उनकी ये तारीख़ थी, मुग़ल आए, ब्रिटिश आए, पाकिस्तान बन गया। अब एक बलोच बच्चा है, एक पख्तून बच्चा है, एक पंजाबी बच्चा है, एक सिंधी बच्चा है, वो तो यही सोचेगा ना कि भाई हम जिस एरिया में रह रहे हैं ये तो बंजर थी हज़ारों साल तक। आप कराची में इतने लोग रहते हैं, मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई कराची क्या था 100 साल पहले, आप तो हक्के बक्के हो जाएंगे कि मुझे क्या पता। कराची के अराउंड जो एरिया है वो क्या था, आपको नहीं पता होगा। आपको मैं बताऊं लखनऊ पैक्ट, आप बोलेंगे 1916 में साइन किया गया लखनऊ पैक्ट। तो आपने एक बच्चे को ये बताया हुआ है कि जो
ख़ित्ता है जिसमें आप रह रहे हैं, जिसको आज आप पाकिस्तान कहते हैं, इसकी जो तारीख़ लिखी गई है वो इंडिया में लिखी गई है। इंडिया में जो हुआ है, दिल्ली में जो हुआ है, आगरा में जो हुआ है, असल पाकिस्तान तो वो है। और वो हमें मिल नहीं सका क्योंकि वो हिंदू मेजॉरिटी थी, तो वो हम सूटकेस में डालकर यहाँ ले आए और अब ये हो गया है। और ये चीज़ एक बैरन थी। मतलब ये चीज़ें हमें बहुत ऑब्वियस लगती हैं जब इज़राइल ये करता है कि कहता है तेल अवीव से पहले तो कुछ भी नहीं था, हाइफा से पहले तो कुछ भी नहीं था, जाफा से पहले तो कुछ भी नहीं था। सारे नाम उन्होंने बदल दिए, अपने नाम रख दिए, और जो अरब नेम्स थे उन जगहों के हिस्टोरिकली वो डिलीट कर दिए। और अब उन्होंने ये एक झूठ बोला कि इज़राइल बिकेम अ लैंड विदाउट पीपल फॉर अ पीपल विदाउट लैंड, कि ये जो लैंड बना है इज़राइल, इधर तो कुछ भी नहीं था, इसकी कोई तारीख़ ही नहीं थी, हमने आकर बनाया है जो बनाया है। अब ये कितनी ऑफेंसिव बात है, ये कितना बड़ा एक इरेजर है। और इसी इरेजर की वजह से अब इतनी नफ़रतें हो गई हैं कि जब एक जेनोसाइड भी हो रहा है तो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इन लोगों की औकात क्या है, इन लोगों की हिस्ट्री क्या है। अगर तो ये मर गए तो ठीक है, गाज़ा स्ट्रिप पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बन जाएंगी, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आपसे अगर मैं पूछूं कि यार इस्लामाबाद क्या था, इस्लामाबाद बनने से पहले, बहरिया टाउन बनने से पहले उन गाँवों में क्या होता था, कौन से मज़दूर थे, कौन से फार्मर्स थे, कौन से क्रॉप्स उगाते थे वो, उन लोगों की कहानियाँ नहीं थी, उन लोगों की तारीखें नहीं थी, उन लोगों के एंसेस्टर्स नहीं थे। आपने डिलीट कर कर, एलिमिनेट कर कर, वाइप आउट कर कर एक फ्रेश हिस्ट्री बनाई ना, तो ये ज़रूरी नहीं था करना। इज़ ऑल आई एम सेइंग। यू कुड हैव गिवन इक्वल एक्नॉलेजमेंट टू दोज आइडियाज़ कि यार अगर आप सिंध में हैं तो सिंध की हिस्ट्री पढ़ें, पंजाब में तो पंजाब की हिस्ट्री पढ़ें, केपी में तो केपी की हिस्ट्री पढ़ें, बलूचिस्तान में तो बलूचिस्तान की हिस्ट्री पढ़ें। अगर तो वो पाकिस्तान की तारीख से मुख्तलिफ है तो दोनों पढ़ लें, कोई इसमें मसला मसाइल नहीं है, दोनों चीज़ें पढ़ लें। या पाकिस्तान स्टडीज़ को इस तरह बनाया जाए दैट ट्रूली एक्नॉलेजेस द एरिया दैट हैज़ कम टू बी पाकिस्तान। या दिल अफजल ने बड़ी अच्छी बात की थी कि हमने तो हमारी आइडेंटिटीज़ या रीजनल आइडेंटिटीज़ को इस तरह रिड्यूस कर दिया है कि 23 मार्च को कोई अजरक पहन के नाचने आ जाएगा, उसको बोलेंगे हम ये सिंधी है, कोई यूँ वो मफलर हिलाता हुआ आ जाएगा, उसको हम बोलेंगे बलूची है, कोई भंगड़ा करते हुए आ जाएगा, उसको बोलेंगे हम पंजाबी है, और कोई अतन करते हुए टोपी पहन कर आ जाएगा, उसको बोलेंगे हम ये पश्तून है। दैट्स आर सम टोटल सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज कल्चर्स। ठीक है, अब तो मैं कह रहा हूँ कि कराची में कराची की तारीख़ या सिंध की तारीख़ नहीं पता होगी, पर अब सोचें ना आपके अगर कोई पेशावर में है, उसको क्यों नहीं पता कि गवादर की हिस्ट्री क्या है। हमें तो गवादर सिर्फ पीसी लगता है ना, बट वहाँ जो लोग रहते हैं वो सालों साल से क्या थे, कौन थे, हमें नहीं पता। तो ये तारीख़ें मस्क कर कर एक शनाख्त बनाना, एक तारीख़ बनाना दैट समहाउ deletes everything that happened before it is what births an identity crisis. तो इन सब डिस्पैरेट ख्यालात को हम थोड़ा सा अगर कैटेगराइज करें तो मोहम्मद वसीम की किताब पे वापस आते हैं। वो कहते हैं कि भाई 3 कैटेगरीज हैं जिससे ये पाकिस्तान का मास्टर नैरेटिव बनता है। पहला है कि अ नेशन विदाउट हिस्ट्री। अभी जो मैं सारी ये बातें कर रहा था वो इसी कैटेगरी को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी इंडियन हिस्ट्री को डिनाई किया है, सेंचुरीज़ ऑफ लिव्ड रियलिटी को अनडन किया है। मोहम्मद वसीम लिखते हैं कि क्यों आप चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, विक्रमजीत, गांधी, टैगोर को पाकिस्तान हिस्ट्री का हिस्सा नहीं बना सकते। बहुत अच्छा सवाल है, क्यों नहीं बना सकते। के अजीज़ का आप काम देखें मर्डर ऑफ हिस्ट्री में, वो तो कहते हैं डिलिबरेटली आपने जो आपकी हिंदू हिस्ट्री है उसको डिलीट किया है। हमने अदील अफजल के साथ भी इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी पॉडकास्ट की है, फैसल वड़ाइज के साथ भी इसके ऊपर एक बहुत अच्छी पॉडकास्ट की है। एंड अगेन लोग इतने सीख पाओ हो गए थे कि भाई आप एंटी पाकिस्तान बात करें। क्यों वो हम एंटी पाकिस्तान बात करें, हम तो पाकिस्तान जहाँ है उसकी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं ना, वो हमारी हिस्ट्री क्यों नहीं हो सकती। हम क्यों जो इन्वेडर है, अगर अलेक्जेंडर द ग्रेट आता है उसको हीरो मानते हैं, पर जो लैंड में हमारे एंसेस्टर्स रहते थे, हमारे लोग रहते थे, उसको हम विलन समझते हैं या पोरस को हम बुरा समझते हैं। दैट थिंग्स दैट आई कीप हार्कनिंग बैक टू that colonial Babu class, because we see ourselves in Alexander the Great, we don't see ourselves in Porus, we don't see ourselves in our forefathers, we see ourselves in the invaders, because somehow उनका जो तारीख़ में हमारे रुतबा है वो एक हायरार्की में ऊपर है। हम अपने आप को अर्तुगरुल समझना चाहते हैं, हम अपने आप को
नेटिव नहीं समझना चाहते, क्योंकि कलोनियलिज्म ने हमें सिखाया है कि जो नेटिव है वो तो जाहिल है, वो तो सैवेज है, वो तो अनकल्चर्ड है, तो हम वो नहीं हो सकते, तो हम या तो अरब हैं, या तो अलेक्जेंडर द ग्रेट हैं, या तो ब्रिटिश हैं। और इन दोनों पुलिंग फोर्सेस, who you are, who you have been, who they don't tell you about, आपके forefathers, आपकी lived reality, आपके खून में जो है, and who they present you as being aspirational। इन दोनों पुलिंग फोर्सेस के बीच में वो एक कलोनियल बाबू क्लास इमर्ज हो गई है, जो इनको तो हकारत से ही देखती है। गोइंग बैक टू द कमेंट ऑन द पंजाबी कंटेंट क्रिएटर कि तू पंजाबी बोलने वाली अनकल्चर्ड है, हम तुझसे ज़्यादा कल्चर्ड हैं, क्योंकि हम तुम नहीं हो, हम उनसे थोड़ा ज़्यादा करीब हैं, इवन अगर हम वो नहीं हैं तो क्या हुआ। तो ये कल्चरल हायरार्कीज जो बनी हुई हैं, दैट गिव्स बर्थ टू हेट, that gives birth to xenophobia। पार्टीशन के बाद ये होता है कि अचानक, यानी आप इंडस वैली, वो इंडिया जो वो इंडस वैली जिसकी वजह से ये इंडिया इंडिया है, इंडिया अगर इंडिया है तो वो इंडस रिवर की वजह से है, क्योंकि जितने भी लोग इस तरफ रहते थे वो कहते थे, उस वक्त तो दरियाओं के हिसाब से होता था ना, इंडस रिवर, हिंद, इंद, इसके पार जा रहे हैं, उस जगह पर जा रहे हैं जो इंद की तरफ है, जो हिंद की तरफ है, सिंधु, हिंदू, एक ही बात थी। तो हमने ये किया कि एक तो एक छुरी लाए, एक टोका लाए और दरमियान से अपनी तारीख को यूं काटा कि हमारा तो पीछे से ताल्लुक ही कोई नहीं, हम तो अचानक साउथ एशिया के, सेंट्रल एशिया के साउथ से हैं। और भाई आपकी जड़ें, आपकी तारीख है, एक आध शख्स होगा जिसका डीएनए वहाँ का निकल आएगा, लेकिन वो हम सब यहाँ से हैं, यहाँ के बच्चे हैं, यहाँ की हमारी सदियों की तारीख है। तो ये नेशन है। हाँ, आपने सेपरेट मुल्क आपने बनाया, कोई मसला नहीं है। दुनिया में नॉर्थ कोरिया है तो एक साउथ कोरिया, ठीक है। हर मुल्क जब आपस में तकसीम होता है। इसमें मोहम्मद वसीम लिखते हैं कि सिंध, पंजाब, केपी, बलूचिस्तान और बंगाल पार्टीशन से पहले रिसीविंग एंड पर थे ऑफ द पॉलिसी, स्ट्रैटेजी एंड आइडियोलॉजी चर्नड आउट बाय द मुस्लिम लीग। तो जो पाकिस्तान की कहानी थी वो मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस ऑफ इंडिया की कहानी बन गई। के अजीज़ ने भी इसके बारे में बहुत लिखा है कि अलीगढ़ मूवमेंट पे कितना ज़्यादा फोकस था, बंगाल को इग्नोर कर दिया गया, इवन दो मुस्लिम लीग बनी ही बंगाल में थी। जैसे आयशा जलाल भी कहती हैं कि वी रिप्लेस हिस्ट्री विद आइडियोलॉजी। तारीख में जाकर ये बातें करना, इन बातों को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये दरख्त जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैं आपको थोड़ा उनकी जड़ों में जाकर समझा रहा हूँ कि इशूज़ कहाँ से पनपते हैं, कहाँ से पैदा होते हैं। आज अगर हम देखें कराची में टेंशन्स हैं, अनडिनाइबल टेंशन्स हैं, जब हम कहें कि जी सिंधी मुहाजिर टेंशन्स हैं। अब अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी सराइकी हेट के ऊपर, उस पर बहुत सारे ऐसे मैटर ऑफ फैक्ट कमेंट्स आए कि हाँ ये तो सराइकी तो होते ही ऐसे हैं, इसमें बुरा क्या है, हम तो दुबई में रहते हैं, वहाँ भी सराइकी ऐसे। ये इतनी हेट इंटरनलाइज हो गई है कि लोग इसको कोई एक मसला भी नहीं समझते। आपको कैसा लगे, आप फ्रांस जाएं और कोई बोले हाँ मुस्लिम तो होते ही ऐसे हैं, हो सकता है उनके कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस कुछ मुस्लिम्स के साथ हुए हों, लेकिन अगर आपको ये बात बोलेंगे तो आपको फ़ौरन इस्लामोफोबिया याद आ जाएगा। लेकिन आप जब एक पूरी कम्युनिटी को, एक पूरे ग्रुप ऑफ पीपल को बुरा भला कहते हैं, आपको नहीं रियलाइज़ होता कि ये हेट्रेड है। इसमें सारा अंसारी का काम है जो लिखती हैं कि सिंध वॉज इफेक्टिवली बी हेडेड और कराची में रीपीपलिंग की गई। डॉक्टर वसीम भी लिखते हैं कि पाकिस्तान प्रोजेक्ट में कोई सेंसिटिविटी नहीं थी अबाउट कराची बीइंग अ पार्ट ऑफ सिंध। अगेन आपने इमेजिनेशन से तोड़ दिया ना, ये जो एक लफ्ज़ है, सेमेंटिक डिफरेंस समझते हैं हम कि कराची एंड रूरल सिंध, लेकिन देखें ना वो द पर्पज़ इट सर्व्स इज इट ब्रेक्स योर इमेजिनेशन। सो जिस तरह मैंने इसराइल फ़लस्तीन का जिक्र किया था, कुछ लोग हैं जो ये समझते हैं कि 1947 से पहले तो कराची कुछ था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था, एक गांव था, एक बस्ती थी और फिर लोगों ने आकर उसको बना दिया गया। इसमें एक वजह बहुत बड़ी ये भी है कि कराची की जो इंटेलिजेंसिया थी या राइटर्स थे या जो सीन था उस टाइम का, आर्ट सीन भी था, उसमें बहुत ज़्यादा हिंदूज़ थे। तो हम क्योंकि वो हिस्ट्री नहीं एक्नॉलेज करना चाहते, तो इट्स ईजियर फॉर अस टू से नथिंग एग्जिस्टेड बिफोर दैट। तो हिस्टोरिकली, पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड कल्चरली हर तरह से कराची सिंध का हिस्सा था, हमेशा से था, लेकिन वो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म में तोड़ा गया, पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट है उसमें तोड़ा गया। आपने सिंध गवर्नमेंट को कराची से हटाकर हैदराबाद में कर दिया, फेडरल गवर्नमेंट ने कराची पर इंक्रोच किया। सिंध गवर्नमेंट ने इस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ किए थे, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने उसको ओवर रूल कर दिया। अप्रैल 1948 में सिंध के चीफ मिनिस्टर को निकाल कर वहाँ एक जना लॉयलिस्ट को लगा दिया गया। तो आप अगेन दीज आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ दैट रीजनल आइडेंटिटीज़ को नहीं
ड्यू एक्नॉलेजमेंट मिल रही। वो जो लोग हैं, जिन लोगों की लिव्ड रियलिटी है, उनको दबाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है दैट नाउ यू नीड टू सीज टू बी सिंधीज, नाउ यू नीड टू बिकम पाकिस्तानीज, एन आइडेंटिटी दैट्स डिफरेंट फ्रॉम द आइडेंटिटी दैट यू हैव लिव्ड विथ फॉर सो मैनी ईयर्स। खैर, ये बातें हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, ये बहुत डिटेल में चैप्टर 2 में लिखा गया, आप जाकर प्लीज़ किताब पढ़ लें। फिर हम थर्ड कैटेगरी में आते हैं जो मॉडर्निस्ट वर्सेस लॉयलिस्ट हो गई है, जो इस वीडियो का थंबनेल भी है थोड़ा बहुत, के एक तरह जो सेक्युलर, लिबरल और इस्लामिस्ट डिबेट चल रही होती है, जो मैंने शुरू में भी डिस्कस किया है। तो पाकिस्तान मूवमेंट में देवबंदी और बरेलवी मज़हब के लोगों ने मासेस को मोबिलाइज़ किया अराउंड द मुस्लिम आइडेंटिटी। पर मुस्लिम लीग की जो लीडरशिप थी वो तो पढ़ी लिखी थी, उनका जो अपना लाइफस्टाइल था वो शरिया कंप्लाइंट तो नहीं कह सकते आप। कुछ लोग नाराज़ हों, उनको बुरा भला लगे, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा इसका हिस्टोरिकल फैक्ट है कि कायदे आज़म ड्रिंक भी करते थे, या उनकी जो ग्रोसरी लिस्ट है उसमें क्या क्या आइटम्स आते थे सबको ही पता है। मोस्ट प्रॉबेबली उनको नमाज़ पढ़ने भी नहीं आती थी, तो वो उस तरह से एक मुल्ला नहीं थे जिस तरह से उनको शायद पेश किया गया है, या लोग उनको उस तरह से पेश करते हैं ताकि फिर वो पाकिस्तान का जो ढांचा बना सकें वो भी एक तरह का बना सकें। तो ये एक ताज़ाद पैदा हो जाता है कि एक तरफ मुस्लिम लीग की जो लीडरशिप है, they come from this anglicized western educated world with certain ideas about constitutionalism, statecraft, और जो masses हैं और जिनको पाकिस्तान मूवमेंट के लिए मोबिलाइज किया जा रहा है, they're coming with a completely different idea of what religion is and what religion means to them and what religion will mean to Pakistan. तो ये already एक clash आ गया between those traditionalists एंड द मॉडर्निस्ट। मॉडर्निस्ट इस मोहम्मद वसीम उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो मुस्लिम लीग का सॉर्ट ऑफ थिंक टैंक था। इंटरेस्टिंगली इसमें जमात इस्लामी के जो फाउंडर है मौलाना मौदूदी, वो तो पाकिस्तान बनने के ख़िलाफ़ थे। तो ये जो इख्तलाफात हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अब वो 70 साल 80 साल बाद आपको यूट्यूब पे प्ले आउट होती हुई नज़र आ रही हैं, जहाँ सेकुलर लिबरल्स और इस्लामिस्ट एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होते हैं, बुरा भला कह रहे होते हैं, सेंसेशनलिज्म क्रिएट कर रहे होते हैं। यही डिबेट्स इंटरेस्टिंगली, वेल सिमिलर डिबेट्स ऑब्वियसली इस लेवल पर नहीं, 1938 में मुस्लिम लीग के अंदर भी हो रही थी, जहाँ पर ये बातें हो रही थी कि मौलवियों ने अफ़गानिस्तान और टर्की और ईरान को तो बर्बाद कर दिया है, तो इनको दूर रखो। अगेन दीज वर थिंग्स दैट वर बीइंग डिस्कस्ड इन द मुस्लिम लीग, आर पार्ट ऑफ द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कि ये डिबेट्स, ये बातें वहाँ पर हो रही थी। ट्रेडिशनलिस्ट जो हैं उनको लगता था कि हम इन मॉडर्न्स को इस्तेमाल करेंगे, जब पाकिस्तान बन गया तो हम इस पाकिस्तान के आइडिया को कोऑप्ट कर लेंगे। साथ ही साथ कहीं ना कहीं मॉडर्निस्ट भी ये सोच रहे होंगे कि हम ये इस्लाम को थोड़ा ना कोऑप्ट करके, यूज़ करके, मुस्लिम होमलैंड के अराउंड मासेस को मोबिलाइज़ करके, एक दफ़ा पाकिस्तान बन गया देन यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स। तो वो जो आइडिया ऑफ पाकिस्तान हम आपको बेच रहे थे, पाकिस्तान होगा वैसा नहीं। पाकिस्तान विल बी वेरी सिमिलर टू अ मॉडर्न नेशन स्टेट विथ फ्रीडम्स फॉर एवरीबडी, लेकिन अभी हम मज़हब को इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान बनाने के लिए, या अगर आयशा जलाल का आप काम पढ़ें तो एक बारगेनिंग चिप के लिए, अपना फ्रीडम या विद इन द फेडरेशन अपने राइट्स, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लेने के लिए। इसमें अगर आप मेरी राय जानना चाहें तो हमारी एक पूरी सीरीज़ है हुसैन हक्कानी की किताब बिटवीन द मॉस्क एंड द मिलिट्री की, कि किस तरह ये इस्टेब्लिशमेंट ने मज़हब को कोऑप्ट किया है अपने गेंस के लिए, और ये शुरू से चलता आ रहा है। हम बाद में जब चौथी वीडियो में इस सीरीज़ के एपिसोड में जब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे, लियाकत अली ख़ान की ख़ुद की ज़िंदगी भी है, वो जो हुसैन हक्कानी की ग्रैंड डिलूजन्स, मैग्निफिसेंट डिलूजन्स, अमेरिका पाकिस्तान रिलेशनशिप के बारे में है, उसमें कुछ बातें लिखी गई हैं। तो आपको नज़र आएगा कि लियाकत अली ख़ान की भी जो ज़िंदगी है वो भी इतनी कोई शरिया कंप्लाइंट नहीं थी। फिर जब अयूब खान आए, उन्होंने तो सीधा सीधा मज़हब को इस्तेमाल किया गया। वो इट्स ऑलमोस्ट लाइक व्हाट अयूब खान वांटेड बिकेम इस्लामिक। भाई ये अयूब खान चाहते हैं, आप फतवा लेकर आओ कि ये हो जाए। इस तरह उन्होंने मज़हब को इस्तेमाल किया। ज़ियाउल हक ने तो फिर दोनों ही चीज़ें अपने अंदर ही मर्ज कर ली ना, कि सब भी मैं हूँ, फ़िरौन भी मैं हूँ, मूसा भी मैं हूँ, हर चीज़ ही मैं हूँ। तो ज़ियाउल हक ने अपनी ही आइडेंटिटी पाकिस्तान की आइडेंटिटी बना दी। ये कोट हमने शायद पहली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ज़ियाउल हक ये बात समझ गए थे कि भाई अगर टर्की में से आप ये इस्लामिक मिशन निकाल दें तो वो टर्की रहेगा, अगर आप अफ़गानिस्तान से, ईरान से निकाल दें इस्लामिक मिशन तो वो ईरान ही रहेगा, लेकिन पाकिस्तान से अगर आप इस्लामिक मिशन निकाल दें तो फिर वो इंडिया बन जाएगा। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हम इस
उसको अपना रीज़न टू एग्जिस्ट बनाए। तो ब्रिंगिंग इट ऑल टुगेदर, ये जो अब हम डिबेट्स माइंड मत कीजिएगा, फालतू की हो रही होती हैं कि ये पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है, इज़ दिस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, हर चीज़ पर लगा दिया जाता है टाइटल। ये फालतू इसलिए हैं क्योंकि हमारा जो जेनेसिस है उसमें ही समहाउ बिल्ट इन ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि मज़हब का हमने डिस्कस कर लिया, फिर खित्ते की भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है या एक कॉन्फ्लिक्ट है कि जो लोग डिक्टेट कर रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो मिलिट्री है। इंटरेस्टिंगली जो मेरी बांग्लादेश पे वीडियो थी उस पर कुछ लोगों ने कमेंट किया कि आप क्यों कहते हैं कि पंजाब ने टेक ओवर कर लिया, जबकि अयूब खान, याया खान जो हैं वो तो पश्तून थे और सिकंदर मिर्ज़ा जो हैं बंगाली थे। इन माय ओपिनियन अयूब खान एंड याया खान वर प्रोडक्ट्स ऑफ कलोनियलिज्म। वो एक कलोनियल ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा थे, सो दे वर प्रोडक्ट्स ऑफ कलोनियलिज्म। उस तरह से दे वर्ंट कनेक्टेड टू हिस्टोरिकली टू द पश्तून आइडेंटिटी। आप उनका रहना सहना देखें, अभी मैंने वीडियो के एंड में याया खान की स्पीचेस भी रखाई थी, आप जाकर देख लें, आप जाकर सुन लें। वो अपने आप को उस तरह से पश्तून नहीं समझते, वो अपने आप को कलोनियल बाबू क्लास ही समझते थे। एंड एज मच एज इमरान खान हैज़ ट्राइड सेलिंग यू दिस आइडिया कि वो मैन ऑफ द पीपल हैं, वो पेशावरी चप्पल पहनते हैं, शलवार कमीज़ पहनते हैं, हिज कंसेप्शन ऑफ हु ही इज़ ऑल्सो रिगर्जिटेशन ऑफ कलोनियल आइडियाज़। अगर वो अपनी किताब में लिखते हैं कि पश्तून मार्शल रेसेस हैं और वही कलोनियल ट्रोप्स को इस्तेमाल करके एक आइडेंटिटी फॉर्म करते हैं पश्तून की अपने जहन में, या समझते हैं कि भाई ये लोग तो औरतों को देख के बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि ये जॉनथन आपकी तरह नहीं है। वो बहुत सारे कलोनियल आइडियाज़ हैं जो रिगर्जिटेट कर रहे हैं वो लोग। डिस्ट्रैक्ट हो गया मैं, वापस आते हैं। मुस्लिम लीग आई यूपी से, वेस्ट पाकिस्तान में उन लोगों ने मुल्क बनाया जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी, जहां उनका वोटर बेस नहीं था। सो दे केम फ्रॉम Muslim minority provinces with certain ideas which may have been a lot more relevant in those Muslim minority provinces, and made a country in a region which didn't have much to do with where they were coming from and whose lived reality may have differed severely from the lived reality of the regions they were coming from. तो ये वो टू पाकिस्तान फिर बन गए कि एक आइडिया ऑफ पाकिस्तान, एक नज़रिया है पाकिस्तान, और एक लोगों की ज़िंदगी, एक लोगों की लिव्ड रियलिटी। तो अगर वो जो तीन कैटेगरीज थी, नेशन विदाउट हिस्ट्री, आपने जो इस खित्ते की तारीख़ है उसको मिटाकर एक आइडेंटिटी, एक हिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश की, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट बन गया। साथ ही साथ आपने हिंदुओं को डीमोनाइज़ किया, फिर आप कहते हैं कि भाई हिंदू इस मुल्क में रहते भी हैं, वो भी पाकिस्तानी हैं, तो वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट बन गया। और फिर लास्टली जो हमने अभी डिस्कस किया है कि ट्रेडिशनलिस्ट और मॉडर्निस्ट मुस्लिम लीग के जो आइडियाज़ थे पाकिस्तान के बारे में, मासेस को जिनको मोबिलाइज़ किया, उनके पाकिस्तान के बारे में जो आइडियाज़ थे, उसके बीच की जो कन्फ्यूजन है, उसके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो आज तक प्ले आउट हो रहा है। और आज तक फिर लोग यही डिबेट करते रहते हैं कि कायदे आज़म किस तरह का पाकिस्तान चाहते थे। अगर आप मौलवियों से पूछें तो उनकी नज़र में इतनी बड़ी दाढ़ी थी कायदे आज़म की, और अगर आप सेक्युलर लिबरल से पूछें तो उनकी नज़र में पाकिस्तान की तारीख़ या सब कॉन्टिनेंट की तारीख़ में सबसे बड़ा सेक्युलर लिबरल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। दोनों चीज़ें ज़ाहिरी बात है सच नहीं हैं, लेकिन दोनों एक नैरेटिव, एक आइडियोलॉजी की बेसिस पर डिबेट कर रहे होते हैं, एज अपोज टू लुकिंग एट द फैक्ट्स एंड रियलाइजिंग दैट हिस्ट्री इज़ ऑलवेज ग्रे एंड मर्की, एंड आप लोगों को दोनों राय मिल जाएंगी। और हमारी जो तारीख़ है उसमें इतना मवाद दोनों साइड्स के लिए है कि वो दोनों लड़ते रहें, डिबेट करते रहें, और ये ना समझें कि बोथ दीज आइडियाज़ एग्जिस्ट टुगेदर। कि जो हिस्ट्री होती है ना, ये जो हिस्ट्री का डायलेक्टिक होता है कि दोनों आइडियाज़ साथ होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट में एग्जिस्ट करते हैं। कभी कभी एक आइडिया बढ़कर आ जाता है, तो जिस तरह देखें हमने 1970s में अवामी लीग और पीपीपी को वोट मिला, तो ये जो सोशलिस्ट आइडियाज़ हैं, अवामी आइडियाज़ हैं, इकोनॉमिक आइडियाज़ हैं, वो ऑल ऑफ अ सडन ऊपर आ गए। ऑल ऑफ अ सडन रीजनल आइडेंटिटीज़ बिकेम इम्पॉर्टेंट। ऑल ऑफ अ सडन एक कॉन्स्टिट्यूशन जो सबको रिकग्नाइज़ कर रहा है बनना शुरू हो गया। तो जब ये फोर्सफुली आया तो उसका एक फोर्सफुल रिएक्शन आया और ज़ियाउल हक फटकर आ गया। तो ये डायलेक्टिक होती है हिस्ट्री, इट्स नॉट एज यूनिडायमेंशनल एज इट इज़ सोल्ड टू यू। तो अब थोड़ा इस तारीख को हम प्रेजेंट में प्ले आउट करते हुए देखेंगे। अगली एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के जो दो पावर सेंटर्स हैं,
चौथी एपिसोड इंटरेस्टिंग होगी, जो इस्टेब्लिशमेंट और डेमोक्रेसी, विच आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर वेटिंग फॉर। बट उससे पहले जो 2 पावर सेंटर्स हैं, कि एक तरफ स्टेट का एलीट है, एक तरफ जो पॉलिटिकल क्लास है, और बीच में जो मिडिल क्लास है जो स्टेट के साथ हमारी अलाइन हो जाती है। अगेन इस पॉडकास्ट में तो बहुत डिस्कस होता है मिडिल क्लास है क्या, करेंगे डिस्कस, वो अगली एपिसोड में करेंगे। होपफुली दिस एपिसोड हेल्प्ड यू अंडरस्टैंड कि ये जो इस पाकिस्तान सेक्युलर, इस पाकिस्तान इस्लामिक, इस डिबेट या इस सिंपलिस्टिक नोशंस को अगर हम साइड पे रखें तो आवर हिस्ट्री इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इट्स फाइन टू एक्नॉलेज दैट सर्टेन मिस्टेक्स वर मेड एंड वी शुड रेक्टिफाई देम इवन टुडे, ताकि कल जो है ना हमारा वो बेहतर हो, regardless of what people who died a century ago wanted.